प्रथम जाकर शिल्पी जी की बगल में खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र रुचि के चेहरे पर थी। प्रथम ने रुचि को देखते हुए शिल्पी जी से कहा, मॉम, डॉक्टर ने क्या कहा? तो शिल्पी जी ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, यही कि अभी हम रुचि के दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। उसे धीरे धीरे सब बताना होगा। प्रथम ने शिल्पी जी की तरफ देखकर कहा, और उसकी याददाश्त वो कब वापस आएगी? तो शिल्पी जी ने कहा, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 महीने या 1 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो प्रथम ने शिल्पी जी की तरफ देखकर कहा, लेकिन मॉम, तब तक रोध का क्या होगा? और आपको पता है ना, रुचि उसके लिए क्या मायने रखती है। वो उसके बिना कैसे रहेगा? जब वो उसे पहचानेगी नहीं तो उसे कैसा लगेगा? तो शिल्पी जी ने प्रथम का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम कोशिश करेंगे कि रुचि की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए, या फिर उसे रोध के बारे में बता देंगे। तो प्रथम ने कहा, अगर उस वजह से रुचि के हेल्थ पर असर पड़ा, फिर हम क्या करेंगे? तो शिल्पी जी ने कहा, अभी हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। कुछ टाइम बाद फिर देखते हैं क्या होता है। प्रथम वहीं बैठकर शिल्पी जी से बातें करने लगता है कि तभी कुछ देर बाद रुचि अपनी आंखें खोलती है। तो प्रथम ने रुचि को देखकर कहा, अब रुचि, तुम कैसा फील कर रही हो? रुचि ने प्रथम को कन्फ्यूजन में देख रही थी, क्योंकि जब से उसे होश आया था तब से उसने प्रथम को नहीं देखा था, इसलिए वो प्रथम को पहचान नहीं रही थी। तभी शिल्पी जी ने रुचि से कहा, ये तुम्हारा भाई है प्रिंसेस। तो रुचि ने प्रथम की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, पहले से अच्छा लग रहा है भाई। प्रथम वहीं रुचि के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात हो जाती है। रोज पूरे दिन भर हॉस्पिटल नहीं आया था। रात को रुचि के वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और एक परछाई उस वार्ड के अंदर आती है। वो परछाई रुचि के बेड के पास जाकर रुक जाती है कि तभी कोई उस परछाई के कंधे पर हाथ रखता है। तो पीछे पलट कर देखती है तो पीछे प्रथम अपने हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। तब प्रथम ने कहा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, इसलिए मैं यहाँ रुक गया, वरना मॉम रुकने वाली थी। वो और कोई नहीं, रोध था। रोध ने प्रथम को देखकर बिना किसी भाव के कहा, जाओ यहाँ से। रोध की बात सुनकर प्रथम उसे हैरानी से देखता है और अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। प्रथम के जाते ही रोध अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। रुचि इस वक्त आराम से सो रही थी। रोध कुछ देर गौर से रुचि के चेहरे को देखता है, फिर रुचि के पास जाकर उसे थोड़ा शिफ्ट करके उसकी बगल में आराम से लेट जाता है। रोज 2 दिन से सोया नहीं था और ना ही उसे सुकून मिला था। उसे सुकून अपनी बीबी के करीब ही मिलता था। रोज रुचि के बगल में लेटकर कुछ पल उसे देखता है और फिर वो उसके होठों पर लाइट किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं रुचि इस वक्त दवाई की वजह से गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं रुचि की बगल में लेटते ही रोध को नींद आ जाती है और वो फिर आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद प्रथम रूम में आकर देखता है तो रोध रुचि के बगल में आराम से सो रहा था।
रुद्र को देखकर प्रथम के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। सुबह रुद्र रुचि के उठने से ही पहले वहाँ से चला जाता है। प्रथम जब रूम में आता है तो देखता है रुद्र वहाँ से जा चुका था। प्रथम अपना सर हिलाकर रुचि के पास चला जाता है। वहीं रुद्र ओबरॉय पैलेस पहुँच जाता है। रुद्र अपने रूम में मिरर के सामने खड़ा हुआ था। आज रुद्र के फेस पर सुकून दिखाई दे रहा था क्योंकि रात को उसने अपनी जान की बाहों में अच्छी नींद जो ली थी और वो फ्रेश फील कर रहा था। रुद्र रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सब अपने अपने काम पर लग चुके थे। वहीं रुद्र हर रात रुचि के सोने के बाद उसके पास जाता और उठने से पहले वहाँ से चला जाता था। आज रुचि को 1 हफ्ता हो गया था और उसे आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। रुचि काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी घर जाने के लिए। वैसे तो वो सब से मिल चुकी थी और सबसे ज़्यादा तो उसकी दोस्ती आदि से हुई थी। उसकी याददाश्त भले ही चली गई थी लेकिन बचपना और मासूमियत अभी भी वही थी और आदि भी रुचि के लेवल का ही था, इसलिए दोनों की आपस में खूब बनती थी। सब रुचि को डिस्चार्ज करवाकर ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में रुचि ओबरॉय पैलेस की चौखट पर थी। इस वक्त प्रथम उसे संभाल कर खड़ा किए था। शिल्पी जी रुचि की आरती उतार कर उसे अंदर आने के लिए बोलती हैं तो प्रथम रुचि को लेकर अंदर की ओर चला जाता है और उसे हॉल में सोफे पर बैठा देता है। रुचि घर को गौर से देख रही थी। तभी शिल्पी जी ने रुचि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, क्या देख रहे हो? तो रुचि ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मम्मा मुझे ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो शिल्पी जी ने कहा, हाँ तो जब घर तुम्हारा है तो जाना पहचाना तो लगेगा ही ना। शिल्पी जी की बात सुनकर रुचि ने कुछ नहीं कहा। तभी दादाजी ने कहा, अब तुम आराम करो, हम शाम को बातें करेंगे। तो रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है और प्रथम उसे रूम में ले जाता है। प्रथम ने रुद्र के रूम के बगल वाला रूम ही रुचि के लिए रेडी करवाया था क्योंकि उसे पता था कि रुद्र रुचि के पास रात को ज़रूर आएगा, इसलिए उसने बगल वाला रूम ही रुचि के लिए रेडी करवाया था। प्रथम रुचि को अच्छे से लिटाकर नीचे चला जाता है। तभी रिया ने प्रथम से कहा, भाई रुद्र भाई कहाँ हैं? उन्हें हमने 1 हफ्ते से नहीं देखा है, ना ही वो भाभी को देखने हॉस्पिटल आए हैं और पता नहीं कब घर आएंगे, कब चले जाते हैं। तो प्रथम ने कहा, वो ऑफिस में होगा, मैं उसे बोल दूँगा कि तू उसे याद कर रही है। तभी रिया ने कहा, भाई मैं तो याद कर ही रही हूँ, लेकिन उन्हें भाभी से भी तो मिलने आना चाहिए ना, वो तो भाभी को एक बार भी देखने के लिए नहीं आए। तो प्रथम ने कहा, डोंट वरी, मैं उसे बोल दूँगा। तो रिया ने कहा, बोलना नहीं है, उन्हें डांटना है, इतने दिनों से वो गायब है। तो प्रथम ने कहा, एक काम करना, जब वो घर आए तो तू उसे डांटना, क्योंकि मेरी उसे डांटने की हिम्मत नहीं है। इतना बोलकर प्रथम अभी और बात के साथ वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। प्रथम ऑफिस पहुंचकर रुद्र के केबिन में जाकर देखता है
तो रोज किसी फाइल को रीड कर रहा था। प्रथम ने रोज के पास जाकर कहा, और कितने दिनों तक यूं ही तो रुचि से दूर भागता रहेगा। प्रथम की बात सुनकर रुद्र अपना सिर उठाकर प्रथम की ओर देखता है तो प्रथम उसके सामने ही खड़ा हुआ था। रोज प्रथम की बात को इग्नोर करके फिर से अपना सिर फाइल में घुसा देता है। तो प्रथम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, देख, मैं समझ सकता हूँ कि उससे दूर तू क्यों भाग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तुझे जितना हो सके रुचि के करीब रहना चाहिए, लेकिन तो उसके करीब रहने की जगह दूर भाग रहा है। तो रोद ने प्रथम को देखकर कहा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे दूर भाग रहा हूँ? हर रात उसके साथ ही तो होता हूँ। तब प्रथम ने चिढ़ते हुए रुद्र से कहा, कभी दिन में भी चला जाया कर जब वो जागती है। वहीं घर पर रुचि अपने रूम में बैठी कुछ कर रही थी। तभी प्राची और रिया उसके पास पहुंच जाते हैं। प्राची को देखकर रुचि ने कहा, भाभी आप यहाँ, कुछ काम था क्या? रुचि के मुंह से अपने लिए भाभी सुनना प्राची को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसे ये सब इग्नोर करना था। तभी रिया ने कहा, कुछ काम नहीं था, बस हमें आपसे बात करने का मन हो रहा था तो आ गए। वैसे भी हॉस्पिटल में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था। तब रुचि ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। जब से घर में आई हूँ तब से अच्छा लग रहा है। वो लोग बैठकर आराम से बातें ही कर रहे थे कि तभी अभी भी वहाँ पर टपक पड़ता है। आदि को देखकर रुचि ने कहा, तुम कहाँ गायब थे? मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही थी। तो आदि ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मैं शादीशुदा हूँ भाई, तो बीवी को भी तो टाइम देना पड़ता है। अगर बीवी को टाइम नहीं दूंगा तो मुझे छोड़कर भाग जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा? तो रुचि ने कहा, ऐसे कैसे भाग कर जाएगी? हम उसे फिर से पकड़ लाएंगे और उसे बांध कर रख देंगे। तो आदि ने रुचि को चुप कराते हुए कहा, आपने मेरे सामने तो बोल दिया, लेकिन मेरी बीवी के सामने मत बोलना कि मैं आपके साथ मिलकर उसे बांधने की प्लानिंग कर रहा हूँ, वरना वो मुझे कूट डालेगी। तभी पीछे से दिया ने आकर कहा, अगर बीबी का इतना ही डर है तो थोड़ा सुधर भी जाओ, अपनी हरकतें सुधार लो जो अभी भी बच्चों वाली हैं। दिया की बात सुनकर आदि और रुचि दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी रुचि ने दिया को देखकर हंसते हुए कहा, आप गलत समझ रही हैं, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। रुचि की बात सुनकर प्राची आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। आखिर उसकी दोस्त कैसी है जो बुराई करने के बाद बोल रही है कि उसकी तारीफ कर रही है। तभी रुचि ने आदि और रिया से कहा, क्या तुम दोनों मुझे घर दिखा सकते हो? मुझे घर के बारे में कुछ याद ही नहीं है। अगर मैं खो जाऊं तो मैं कैसे मिलूंगी? ये घर बहुत बड़ा है। तो आदि और रिया ने कहा, जरूर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं प्राची रुचि को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन उसका बचपना और मासूमियत अभी भी वैसे ही थी। वहीं आदि और रिया रुचि को घर दिखा रहे थे। तभी वो लोग रुचि की पेंटिंग रूम में ले जाते हैं।
उस रूम में रुचि की बनाई हुई बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। रुचि ने उन पेंटिंग को देखकर कहा, ये कितनी खूबसूरत है पेंटिंग है ना? तो रिया ने कहा, हाँ, और ये सब आपने ही बनाई हैं। रिया की बात सुनकर रुचि हैरान थी। उसी तो ऐसा कुछ याद नहीं था कि वो कभी पेंटिंग भी करती थी। तो रुचि ने खुश होते हुए कहा, फिर तो मुझे एक बार फिर पेंटिंग बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो आदि ने कहा, बिल्कुल, लेकिन जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तब। तो रुचि ने कहा, हाँ, पहले तो मुझे प्लास्टर निकलवाना पड़ेगा, तब तो मैं कुछ कर पाऊंगी। तभी आदि ने कहा, अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप चलिए और आप आराम कीजिए। अगर घर में किसी बड़े को पता चल गया तो आप ऐसे घूम रहे हो तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तो रुचि हाँ में सिर हिला देती है और फिर आदि उसे रुचि के रूम में छोड़ देता है। शाम को सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। पार्थ और अभी की शादी की बाकी रस्मों के बारे में ही बात कर रहे थे। पार्थ और अभी की शादी के बाद की रस्में अभी तक नहीं हुई थी। सब लोगों ने डिसाइड किया था कि बाकी की रस्में अब पूरी की जाएंगी। वहीं रुचि ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी उसकी नज़र अचानक डोर पर जाती है, जहाँ से अभी प्रथम, रोद और पार्थ और अभी अंदर आ रहे थे। उन लोगों को देखकर रुचि के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन रोद को देखकर वो कंफ्यूज थी, क्योंकि उसने रोद को कभी भी देखा नहीं था, इसलिए उसे कंफ्यूजिंग नज़रों से देख रही थी। प्रथम ने रुचि के पास आकर उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? तो रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी हूँ भाई। तभी रुचि ने रोद की तरफ देखकर कहा, भाई ये क्या आपके दोस्त हैं? रुचि के सवालों को सुनकर सब लोग रोद और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं रोद भी रुचि को ही देख रहा था। आज प्रथम रोद को जबरदस्ती घर लेकर आ गया था। रुचि की बात सुनकर आदि ने कहा, एंजल, ये मेरे भाई हैं। आदि की बात सुनकर रुचि ने रोद को देखकर कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये मेरी भी भाई हुए। रुचि की बात सुनकर आदि एकदम से खांसने लग जाता है। वहीं रोद रुचि को घूर कर देख रहा था। बाकी सब भी हैरानी से रुचि को ही देख रहे थे। रुचि की बात सुनकर सबको डर लग रहा था कि कहीं रुद्र रुचि पर भड़कने न लग जाए, लेकिन वो रुचि को घूरते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रुद्र को ऐसे जाते हुए देख रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने खड़ूस हैं। वहीं प्रथम और बाकी सबको लग रहा था कि ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। अब रोद रुचि के साथ क्या करेगा, ये तो बस रोद ही जानता था। और यहाँ पर बैठे इंसान में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रोद को रोक सके। रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, भाई, क्या वो हमेशा ऐसे ही इतने खड़ूस हैं, या फिर कभी सिर में चोट लगने की वजह से ऐसे हो गए हैं? रुचि की बात सुनकर आदि की हंसी छूट जाती है। आदि को हंसते देख प्रथम उसे घूर कर देखता है। तभी रुचि ने आदि से कहा, क्या हुआ? अब तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कोई जोक तो नहीं मारा ना? तभी प्रथम ने रुचि से कहा, बच्चा, अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, हम डिनर में मिलते हैं।
तो रुचि ने कहा, क्या डिनर में वो खड़ूस भी आएगा? लेकिन तुम उसके सामने ऐसी बात मत करना, वरना वो बहुत गुस्सा करेगा। प्रथम ने रुचि से कहा, और वो तुम्हें डांटेगा भी। तो रुचि ने बच्चों की तरह कहा, वो मुझे क्यों डांटेगा? अगर वो मुझे डांटेगा तो आप या मम्मा पापा, दादू, आप लोग उसे डांट देना। तो आदि ने कहा, उन्हें कोई नहीं डांट सकता, सब उनसे डरते हैं। तो आप भी उनसे कुछ बात मत कहना, वरना आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। आदि की बात सुनकर रुचि एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिला देती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त रुचि के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे रुद्र को लेकर। तभी रुचि ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, भले ही सब उस खरगोश से डरते होंगे, लेकिन मैं उस खरगोश से नहीं डरूंगी और पता लगा कर रहूंगी आखिर हमारे ही घर में रहकर ये सबको क्यों डराता है। वहीं रुचि के जाने के बाद शिल्पी जी ने कहा, पता नहीं रुद्र अब क्या करेगा। तो प्रथम ने शिल्पी जी से कहा, डोंट वरी मॉम, वो कुछ नहीं करेगा, वो कभी भी रुचि को हर्ट नहीं होने देगा। एंड डोंट वरी, वो सब संभाल लेगा। तो शिल्पी जी हाँ में सिर हिला देती हैं। तभी शिल्पी जी ने कहा, अच्छा सुनो, पार्थ और अभी की शादी के बाद की कुछ रस्में रह गई हैं, तो वो रस्में हम कल करने वाले हैं, तो तुम दोनों ऑफिस मत जाना। तो पार्थ और अभी दोनों अपना सर हिला देते हैं। किरण जी और रीता जी ने डिसाइड किया हुआ था कि जो रस्में रह गई हैं उन्हें यहीं ओबरॉय पैलेस में ही करेंगे। वो लोग इसे भी तो बिल्कुल अपना घर ही मानते थे, और जो गृह प्रवेश की रस्म है उसे जब वो अपने बंगलो जाएंगे तब पूरा कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो लोग यहाँ थे, तो बाकी की रस्म यहीं करने का डिसाइड हुआ था। सब लोग अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं रुचि की नज़रें रूथ पर ही टिकी हुई थीं। वो खाना कम खा रही थी, रूथ को ज़्यादा घूर रही थी, और ये बात रूथ भी अच्छे से नोटिस कर रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए रूथ चुपचाप अपना खाना खा रहा था। सब लोग डिनर के बाद वहीं हॉल में बैठ के बातें करने लगते हैं, लेकिन रूथ गार्डन में चला जाता है। वो इस वक्त रुचि के आसपास भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि रुचि का तो कोई भरोसा नहीं था कि कब वो रूथ के साथ को सामने फिर से भाई बोलने लगे। रुचि भी सबके साथ बैठकर बातें ही कर रही थी। तभी शिल्पी जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप लोग जाइए, जाकर सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, बाकी बातें सुबह कर लेंगे। शिल्पी जी की बात मानकर सब लोग अपना सिर हिला देते हैं। तभी रोद भी अपने रूम की तरफ जा रहा था। रोद को देखकर रुचि ने अपने मन में कहा, आज तो मैं इस खड़ूस को बता कर ही रहूँगी कि मेरे घर में रहकर मेरी ही फैमिली को नहीं डरा सकता। इतना सोचकर रुचि भी अपने कदम रूद के ही पीछे पीछे बढ़ा देती है। रूद का रूम रुचि के रूम के जस्ट बगल वाला था, इसलिए रूद ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अपनी बीवी के चेहरे को देखकर वो ये ज़रूर बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त कुछ ज़रूर खुरापाती चल रहा है। रूद अपने रूम में जाकर डोर क्लोज करने वाला था कि तभी रुचि जल्दी से उसके रूम में घुस जाती है। रूद को समझ ही नहीं आता कि रुचि उसके रूम में क्यों आई है।
रोद रुचि को एक नज़र देखकर दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद होते देख रुचि एकदम से डर लगने लगता है, लेकिन वो अपने फेस पर शो बिल्कुल भी नहीं होने देती। तभी रुचि ने रोद को देखकर घूरते हुए कहा, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम मेरे घर में रहने के बावजूद भी मेरी फैमिली को क्यों डरा रहे हो? आखिर तुम मेरी फैमिली से चाहते क्या हो? क्या तुम कोई डॉन हो जो तुमने मेरी फैमिली को हॉस्टेज बना रखा है? देखो, सब तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। रोद रुचि के सामने अपनी पैंट की पॉकेट में अपने हाथ डालकर खड़ा हुआ था और चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। यूं कह लें कि उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था। आज इतने दिनों बाद रुचि होश में उसके सामने थी और वो अभी खुद को कंट्रोल करके खड़ा हुआ था, वरना इस वक्त रोद का तो मन रुचि को जी भर के प्यार करने का कर रहा था। वहीं जब रुचि रोद को अपनी बात का जवाब देते नहीं देखती तो वो चिढ़ जाती है और उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम इसी तरह खड़े होकर मुझे घूरते रहोगे या कोई जवाब भी दोगे? रोद बिना कुछ बोले अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। रोद को अपनी तरफ आते देख रुचि अपने कदमों को पीछे की ओर लेने लगती है। रुचि ने रोद को देखकर हकलाते हुए कहा, देखो, मेरे पास मत आओ। जो पूछा है तुम उसका जवाब दो, और वो भी मुझसे दूर रहकर। रुचि पीछे जाते हुए दीवार से टकरा जाती है। अब तक रोद बिल्कुल रुचि के करीब पहुंच गया था। रुचि इस वक्त रोद और दीवार के बीच में फंसी हुई थी। वहीं रोद इस वक्त रुचि की आंखों में ही देख रहा था। रुचि रोद और दीवार के बीच में फंसी हुई थी। वहीं रोद इस वक्त रुचि को ही देख रहा था। तभी रुचि ने रोद की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, तुम दूर रहकर बात नहीं कर सकते? यूं चिपक क्यों रहे हो? रुद्र रुचि के हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर दीवार से लगा देता है। रुद्र ने अपने एक हाथ से रुचि के हाथ को पकड़ रखा था और रुद्र का दूसरा हाथ रुचि के कमर पर कसा हुआ था। धीरे धीरे रुद्र रुचि के ऊपर झुकने लगता है और अपने होठों को रुचि के सॉफ्ट होठों से जोड़ लेता है। रोद के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं रोद सॉफ्टली रुचि को किस कर रहा था। अब रुचि की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वो भी रोद को किस को रिस्पॉन्स देने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन रोद के होंठ उसके होठों पर हावी हो रहे थे। रोद की किस वाइड हो चुकी थी। इतने दिनों से वो रुचि से दूर था तो वो अपनी तड़प को कम करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रुचि रोद के किस में खोने लगी थी। उसे रोद का करीब आना अच्छा लग रहा था। जब रुचि की सांसें उखड़ने लगती हैं तब जाकर रोद रुचि के होठों को आज़ाद कर देता है। रोद को छोड़ते ही रुचि लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। इस वक्त रुचि का चेहरा एकदम से लाड़ पड़ चुका हुआ था। वहीं रोद अभी भी एकटक उसे ही देखे जा रहा था। तभी रोद रुचि को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ चला जाता है। रोद रुचि को ले जाकर बेड पर लिटा देता है तो रुचि ने रोद को देखकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो रोद ने रुचि की होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, चुप, कुछ मत बोलना, आज से तुम यहीं सोओगी। तो रुचि ने रोद को घूरते हुए कहा,
आपका दिमाग खराब है? मैं यहाँ पर क्यों सोने लगी? मैं अपने रूम में ही सोऊंगी। और मुझे एक बात समझ ही नहीं आई, तुम हो कौन जो मेरे ही घर पर रहकर मुझ पर ही हुक्म चला रहे हो? यहाँ तक कि तुमने मेरी फैमिली को भी डरा धमका कर रखा है। तो रोज ने रुचि के ऊपर झुकते हुए कहा, मैं जो कोई भी, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। जब टाइम आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। और तुम्हारी फैमिली में कोई मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं करता तो तुम भी नहीं टालोगी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। तभी रुचि ने अकड़ते हुए कहा, क्या करोगे तुम? मुझे भी तो पता चले। तो रोद ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, तुम अपने भाई से प्यार करती हो ना? तो सोचो, अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी? रोद की धमकी सुनकर रुचि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। रुचि ने घबराते हुए कहा, तुम मेरे भाई को कुछ नहीं करोगे? तो रोद ने कहा, ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर। तो रुचि ने रोद की तरफ देखकर कहा, कैसी शर्त? तो रोद ने कहा, यही कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, समझी? तो रुचि ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो रोद ने कहा, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है। तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो। ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। इतना बोलकर रोद रुचि के ऊपर से उठ जाता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। रोद को शर्ट के बटन खोलते देख रुचि ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? रोद अपनी शर्ट निकालकर सीधा बेड पर रुचि के ही बगल में लेट जाता है। रुचि रोद से दूर खिसकने लगती है तो रोद ने उसे अपनी बाहों में समेट कर कहा, चुपचाप सो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं रोद अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोद के बोलने पर रुचि ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। जब रुद्र को ये फील होता है कि रुचि सो गई है तो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसकी क्यूट सी बीवी उसके बाहों में सुकून से सो रही थी। रुचि के चेहरे को देखकर रोद के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़कर उसके होठों को चूम कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह रुचि की नींद खुलती है तो उसके सामने रोद का हैंडसम चेहरा था। रुद्र इस वक्त रुचि को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। आज रोद सुकून से सो रहा था क्योंकि उसे रुचि से उठने से पहले जाने की जल्दी नहीं थी। आज उसने रुचि को अपने साथ सुलाया था। वहीं रुचि गौर से रोद के फेस को ही देख रही थी। इस वक्त उसे रोद और भी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और आंखें बंद थीं। आज रोद के फेस पर सुकून दिखाई दे रहा था। रुचि बेख्याली में ही अपने हाथ से रोद के बालों को सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद रोद की नींद खुलती है। उसकी आंखें सीधा रुचि की आंखों से जा मिलती हैं। रोद को जगह देखकर रुचि जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, क्या हुआ? तो रुचि ने बैठते हुए कहा, कुछ नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर रुचि बेड से खड़ी हो जाती है कि तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है
जो एक कपड़े से ढकी हुई थी। उस पेंटिंग को देखकर रुचि अपने कदम उसी तरफ बढ़ा देती है। रुचि पेंटिंग के सामने जाकर उसके ऊपर से कपड़ा हटा देती है। उस पेंटिंग को देखकर रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये पेंटिंग रोद की थी। इस पेंटिंग में रोद बस टॉवेल में था। रुचि को हैरानी इसलिए और भी ज़्यादा हो रही थी कि उस पर उसका ही नाम लिखा था। रोद बस रुचि को ही देख रहा था। वहीं पेंटिंग को देखकर रुचि को कुछ धुंधली सी यादें याद आने लगती हैं और उसका सिर चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इससे पहले वो गिरती रोद अपनी बाहों में रुचि को संभाल लेता है। रोद रुचि को ले जाकर बेड पर लेटा देता है और जाकर अपना फ़ोन उठाकर डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के साथ साथ माँ के घर वाले भी रोद के रूम में मौजूद थे। वहीं प्रथम रोद को घूर रहा था। डॉक्टर ने रुचि को चेक करने के बाद कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक है। अचानक से इन्हें कुछ याद आने लगी थी, जिस वजह से बेहोश हो गई हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं।